भाइयों और उनकी बहनों, मैं आज फिर हर दिन की तरह आपके सामने एक अलग सी कहानी लाया हूं। तो किसी को किसी भी बात से बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे बाकी कामों को देख उनका आनंद ले। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे बंदे की है जो काफी कमजोर और कम बोलने वाला था। वह हमारे भारत में ही रहता था। उसका नाम राज था और वह अभी सिर्फ स्कूल पास करके कॉलेज में आया ही था। वह हमेशा अकेला ही बैठा रहता था और वह लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहता था। और इसी आदत के कारण सब उसे परेशान करते और उसका मजाक बनाते। पर एक अंधेरी रात सब कुछ बदल गया और राज की तो मानो पूरी दुनिया ही पलट गई थी, क्योंकि उसे एक जीने का मकसद मिल गया था। तो आइए जानते हैं कि उस रात को आखिर हुआ तो हुआ या। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। हर दिन की तरह वह अपने कॉलेज से वापस आ रहा था कि तभी उसे दिखता है कि कुछ बच्चे उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे और उसके घर वालों को गाली दे रहे थे। राज यह सब देख समझ गया कि हो न हो ये पक्का उसके कॉलेज के ही बच्चे होंगे जो उसे पसंद नहीं करते हैं। वह एक लंबी सांस लेकर उन लड़कों के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम कौन और मेरे घर के पास क्या कर रहे हो। यह सुनकर वे जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। यह देख राज समझ गया कि ये सब लोग ऐसे नहीं जाएंगे, तो वह कहता है कि भाइयों घर के पास से दूर चल के बात करते हैं। यह सुनकर वे हंसने लगे और उसे कहा चल ठीक है हम कहीं और चलते हैं। यह कहकर वे उसे उठाकर रेल के पुल के नीचे ले आए और पीटना शुरू कर दिया। राज को पता था कि ये लोग उसे मारने के इरादे से ही आए हैं। यह देख वह अपनी पूरी हिम्मत से लड़ने लगा, पर इतना कमजोर और अकेला होने के कारण वह सिर्फ पिट ही रहा था। काफी देर वे उसे पीटने के बाद उनमें से एक बंदे को तरस आने लगा और बोला, भाई हमारा काम हो गया है और अगर हमने इसे और मारा तो यह मर जाएगा। यह सुनकर उनका सरदार हंसने लगा और बोला, अरे हम इस अपने बेटे को मारने ही तो आए हैं। यह सुनकर सब साथी हंसने लगे और राज को घूरने लगे, पर यह देख उनका एक साथी इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसका छोटा भाई भी राज की उम्र का ही था, तो वह उसे मारने के लिए तैयार नहीं आ था। पर उनका सरदार उसकी बात न मानते हुए राज की ओर बढ़ने लगा। राज इतना पीटने के बाद अधमरा सा हो गया था। उसके हाथ और पैर तो पहले ही वे लोग तोड़ चुके थे और अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देख वे सब लोग हंसने लगे और अपने हथियार लेकर राज को मारने के लिए चल पड़े। पर न जाने अचानक से क्या हुआ कि अंधेरा होने लग गया और कौए जोर जोर से किलकारियां निकालने लगे और राज का शरीर तो मानो किसी परछाई ने निगल लिया हो और आसमान में सूरज को काले रंग के किसी जीव ने ढक लिया हो। अपने आस पास का ऐसा हाल देख वे लोग डर से कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, पर न जाने क्यों वे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। और कुछ देर बाद राज का शरीर अपने आप ही खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसका शरीर अब शरीर बचा ही नहीं था, क्योंकि उसका शरीर एक काली गहरी सी परछाई ने निगल लिए था जो काफी देर से हंसे जा रहा था। पर कुछ समय बाद वह हंसाना बंद कर देता और कहता है, मैं आखिरकार जाग ही गया। कितनी सदियों के बाद आखिरकार मैं फिर जिंदा हो गया। पर वह कुछ समय बाद आसपास और अपने आप को देखा और बोलता है, अच्छा तो अब यह शरीर मुझे मिला है और तुम लोग वो होंगे जिन्होंने मुझे जगाया है, तो तुम सबको इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। यह कहकर वह उन सब के पास आकर खड़ा हो गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा और कुछ देर में उन्हें खाना शुरू कर दिया। पहले उनके शरीर पे से धीरे धीरे चमड़ी उतारकर उन्हें तड़पाने लगा और उनकी इस उतरी हुई चमड़ी को उतारकर खाने लगता है। यह देख सभी लोग दर्द और खौफ में चिल्लाते रहते हैं, पर राज तो उन्हें धीरे धीरे एक एक करके सबको कच्चा ही निगल रहा था। यह देख आसपास लोग जमा होने शुरू हो गए और यह चीज देख वे डर से चिल्लाने लगते हैं। यह देख राज भी कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा और देखते ही देखते हुए आसपास जितने भी लोग जमा थे वह उन सबको निगल गया। वह करीबन कुछ 500 से ज्यादा बंदे होंगे और वह कुछ ही क्षणों में उन सबको खा गया। कुछ देर बाद न जाने क्यों अंधेरा अपने आप ही हटने सा लगा और राज चीखने लगा।
राज मानो अपने किसी पुराने दर्द में काफी देर तक तड़पता रहा और बोला, मैं अभी पूरी तरह से नहीं जागा हूँ, तो मुझे दोबारा इस शरीर के अंदर कैद होना पड़ेगा। यह कहकर वह बेहोश हो गया और अगले दिन उसे होश आता है। उसकी आंख खुलती है तो वह महसूस करता है कि उसका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। राज का शरीर अब परछाइयों में से बाहर आ गया था और देखता है कि वह उसी पुल के नीचे पड़ा है और जिंदा है। ये देख वह काफी चौंक गया और अपना शरीर देखने लगा। उसका शरीर अपने अपने आप को बिल्कुल ठीक और ताकतवर बना चुका था। यह देख राज को तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे काफी अच्छे से याद था कि कल तक वे लोग उसे मारने ही वाले थे और उसके बाद वह बेहोश सा हो गया था और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था और उसका शरीर भी आज काफी दर्द कर रहा था। यह सब सोचकर राज का तो मानो सर फटा ही जा रहा था। यह सब उसके सर के बिल्कुल ऊपर से जा रहा था, पर वह यह सोचता है कि अभी के लिए घर चलता हूँ। माँ भी परेशान हो रही होगी, बाद में इन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ। वह अब अपनी पूरी हिम्मत से घर की तरफ चलता है। रास्ते में वह देखता है कि काफी पुलिस वाले और लोग जमा हो रखे थे, पर राज का शरीर तो मानो फटा ही जा रहा था। इसलिए राज बिना कभी भी रुके वहां से चलता रहता है। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंचता है और घर की घंटी बजाकर उसकी मम्मी के दरवाजा खोलने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है और देखती है राज पहले से काफी बदल गया था, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई पहले से काफी ज्यादा हो गई थी और वह काफी सुंदर भी हो गया था। यह देख उसकी माँ काफी चौंक गई और बोली, बेटा कल तुम कहाँ रह गए थे और तुमने अपना ये कैसा हुलिया बना रखा है। राज अपनी माँ को दुखी न करना चाहता था, इसलिए वह झूठ बोल देता है कि वह उसके दोस्तों के साथ था और उन्होंने ही उसे एक दवाई दी है जिससे कोई भी अच्छे शरीर वाला बन सकता है। यह सुनकर माँ और डर गई और बोली, बेटा तुम कुछ गांजा वांजा तो नहीं पीने लग गए हो। यह कहकर उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बेटा कोई बात नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम बस खुश रहो और मजे से जियो। यह सुनकर राज का तो मानो शरीर का सारा दर्द गायब सा हो गया और बोला, ठीक है माँ। राज ने कभी अपनी माँ या किसी को कभी अपनी दिक्कतें नहीं बताई थी और वह हमेशा सबसे दूर ही रहता था। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया और अंदर ही अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका शरीर मानो फटा सा जा रहा था। उसके पूरे शरीर से खून टपकना शुरू हो गया था। उसके सारे कपड़े खून में भीग गए थे और उसका शरीर तो मानो खुद को ही तबाह करता जा रहा था। वह अब चीख भी नहीं पा रहा था और सिर्फ जमीन पे पड़ा मरने की दुआ मांग रहा था, पर वह मरता नहीं और उसका शरीर अपने आप को तबाह करता जा रहा था। उसकी हड्डियां तो एक मोम की गुड़िया की तरह पिघलती जा रही थी। उसकी खाल मानो अपने आप को जलाती ही जा रही थी। उसकी मांसपेशियां खुद को ही तबाह करती जा रही थी। ऐसे ही दर्द में काफी दिनों तक तड़पने के बाद उसे महसूस होता है कि अब दर्द होना काम हो गया है। यह सोचकर वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और देखता है कि वह अपने ही खून में डूबा हुआ फर्श पे पड़ा था, पर वह जैसे ही वह हिलने की कोशिश करता है तभी उसे महसूस होता है कि उसका पूरे शरीर तबाह हो चुका है और वह रेंगने की कोशिश करने लगता है, पर उसका दर्द फिर से बढ़ने लगता है और वह फिर अपने दर्द में तड़पने लगता है। अब उसका शरीर अपने आप को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था, पर पहले से बेहतर बनाने के लिए वह खुद ही अपने आप को पहले नष्ट करता और फिर खुद को ठीक करता। यह सिलसिला पूरे 1 महीने चला और बाहर से उसकी मम्मी दरवाजा पीट पीट के पागल सी हो गई थी, क्योंकि दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राज ने बिल्कुल हिलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश करता हिलने की, पर वह हिलना तो दूर की बात, वह तो मर भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ घंटों के बाद उसकी आंख खुलती है और वह महसूस करता है कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। यह देख वह हिलने की कोशिश करता है, पर अब वह आराम से हिल पा रहा था और अब वह आराम से सीधा खड़ा हो पा रहा था। वह सोच ही रहा था कि शायद वह कोई बुरा सपना देख रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पे पड़ती है और जमीन देखकर समझ जाता है कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था, क्योंकि पूरी जमीन खून में डूबी हुई थी और पूरे कमरे में खून की बदबू इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां कुछ देर खड़े होने में भी चक्कर आ जाते और राज तो बिल्कुल डर
सा गया और अपना शरीर देखने लगता है। वह देखता है कि अब उसका शरीर तो पहले से बिल्कुल ही बदल सा गया था। अब उसका शरीर पहले से काफी ताकतवर और काफी सुंदर हो गया था। उसका तो हथियार भी काफी बड़ा और सुंदर सा हो गया था। वह अपने कमरे के आईने की तरफ देखता है और अपना चेहरा देखता है। वह देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा ही था पर काफी सुंदर हो गया था। पर वह यह देख काफी सदमे से में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। पर वह यह सब सवाल टालते हुए अपना कमरा साफ करने लगता है। वह सारे खून के धब्बे साफ करने लगता है और 2-3 घंटों बाद अपना पूरे कमरा साफ कर देता है। पर जमीन पे अब भी नाखून के खुरचने के निशान अब भी थे। वे निशान उसे याद आता है कि जब वह तड़प रहा था तब उसने जमीन खुरचने की कोशिश करता था। वह वो सब बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। तो वह उन पर एक चटाई बिछाकर एक लंबी लंबी सांसें लेकर दरवाजा खोलता है और खोलते ही उसकी मम्मी उसके गले लग जाती और रोते हुए बोलती है कि क्या कर रहा था तू अंदर पूरे 1 महीने से, और मेरे इतनी बार खटखटाने के बाद भी क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा था। राज ने जैसे ही 1 महीना सुना उसका तो मानो पूरा माथा हिल गया और हिचकिचाते हुए बोला, माँ 1 महीना? अरे माँ, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था और उसमें मुझे इतना मजा आ रहा था कि मुझे तो समय का ध्यान नहीं रहा। यह सुनते ही उसकी माँ उसके मुंह पे 2-4 जड़ देती है और बोलती है, अरे वाह बेटे। यहाँ माँ का डर के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा है और साहबजादों को एक्सरसाइज में दिक्कत हो रही है। यह कहकर वह 5-7 और मार देती है और अब वो दोनों शांत से हो गए थे। पर अब माँ उसको ध्यान से देखती तो काफी चौंक जाती है और बोलती है, बेटे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे कि 1 ही महीने में इतने डोले शोले बना लिए। वह यह सब कह ही रही थी कि तभी उसको कुछ अपने आगे नीचे की तरफ कुछ चुभता सा महसूस हो रहा था और जब वह ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि राज का अंग उसे चुभ रहा था और यह देखकर उसकी चीख निकल जाती है और बोलती है, बेशरम, अपनी माँ के सामने ऐसे भी कोई आता है। वह यह कहते ही मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। राज पिछले पूरे महीने से इतना ज्यादा दर्द झेल रहा था कि उसे तो ठीक से दिख भी नहीं रहा था और उसका ध्यान अपने कपड़ों पे कभी गया ही नहीं। और जैसे ही उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया वह भी चीखने लगा, अरे मेरे कपड़े कहाँ गए, और कमरे में भाग के अंदर चला गया। उसे अपने कपड़े याद ही नहीं थे क्योंकि 1 हफ्ते तक वह सिर्फ मौत की दुआ मांग रहा था। उसके बाद वह शर्माते हुए कपड़े पहनकर बाहर आया तो उसने कहा, माँ वो बस एक्सरसाइज ज्यादा कर ली थी तो दिमाग चकराने लग गया था, इसलिए वो बस कपड़े पहनना याद नहीं रहा। यह सुनते ही उसकी माँ जोर जोर हंसने लगी और उसे चिढ़ाते हुए बोली, बेटा कहीं तुम एक्सरसाइज के बहाने नेट पर ऐसी वैसी चीजें तो नहीं देख रहे थे। बेटे यह सब अच्छी बात नहीं है कि तुम कुछ गंदी गंदी फिल्में देखकर तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहते हो। मैं मानती हूँ कि मैं अपनी उम्र के अनुसार कुछ ज्यादा होठ हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेटे ऐसा कर सकते हो। यह सब सुनते ही राज का पूरा चेहरा लाल हो गया। यह सब देख उसकी माँ हंसने लगी और बोली, बेटे मैं बस मजाक कर रही थी और तुम तो लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। यह सब सुनते ही यह कहकर वह हंसते हुए खाना बनाने चली गई। यह सुनकर राज का तो चेहरा पूरा लाल हो गया और वह सोच में पड़ गया कि क्या कभी उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। वह फिर खाना खा के बाहर आ जाता है और अपनी बाइक पर अपने कॉलेज चला जाता है। वह कॉलेज में पहुंचकर देखता है कि वहां तो सब उसे देखते ही जा रहे थे और उसे बार बार पूछते कि क्या वह कोई नया बच्चा है उस कॉलेज में। वह अकेला अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा संदेश आता है कि क्या आप शैतानों के राजा बनना चाहोगे। यह सुनकर और देखकर वह चौंक गया और सोच में पड़ गया। यह सब अपने आप में ही एक पहेली थी क्योंकि उसको नहीं पता था कि हाँ करने के बाद उसके साथ क्या होगा। पर वह ध्यान से उस संदेश को देखता है तो उसे दिखता है कि उसने शरीर के बदलाव का पड़ाव पार कर लिया है और अब बस उसे हाँ करनी है। वह सोचता है कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, अगर कुछ मजेदार होगा तो मजा आ जाएगा। यह कहकर वह उस संदेश के हाँ के निशान पर हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर वह जैसे ही हाँ के निशान को छूता है वह हाँ का निशान पूरा लाल होकर
गायब हो जाता है। जब राज की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा संदेश आ रहा था। वह संदेश देख उसकी तो आंखें चमक ही गई, क्योंकि उसने इसके जैसे संदेश अपने एनिमो और मांगा में काफी बार देखा था और उसको हमेशा यह संदेश काफी पसंद था। वह हमेशा से ही ऐसा ही कोई संदेश अपने लिए भी चाहता था और आज उसके सामने अब वही था। वह पढ़ता है कि उसमें लिखा था, नाम राज, लिंग पुरुष, शरीर 1% जागृत हुआ, आत्मा 2 आत्माएं और वो भी दोनों अलग। किताब, शैतानों का राजा बनने का पहला चरण। खरीद, कुछ भी खरीद सकते हो या बेच सकते हो, अगर हो तुम्हारे पास हो उसकी असली कीमत। उसमें संदेश में नीचे लिखा हुआ था, हुनर, योनि अर्ध मनुष्य अर्ध राक्षस, शरीर, शरीर के गुण जैसे ताकत, रफ्तार, रूह का दबाव आदि। वह संदेश में एक काफी अजीब बात थी कि आत्मा और शरीर के जुड़ने की स्थिति बंद थी और आधे से ज्यादा संदेश को वह देख ही नहीं पा रहा था। वह समझ गया कि अब समय बदलने वाला है। वह संदेश कुछ समय में गायब हो गया और उसने देखा कि उसे कुछ काम मिल रहे थे जो उसे पूरे करने होंगे, जिससे उसे कुछ तोहफे मिलेंगे जो उसे अपने संदेशों में मदद करेगी और उसे ताकतवर बनाएंगे। अब उसे पहला काम मिला कि अपने आसपास के किसी बंदे को उसे पीटना होगा। राज समझ गया कि यह संदेश उसे शैतान बना के उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वह भी समझ गया और उसे वैसे भी किसी बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वह पहला काम पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढता है। और वह यह सोच ही रहा था कि अब वह कैसे किसी को पीटने के लिए ढूंढेगा कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हुआ था और उसे अपनी सीट से उठने के लिए कह रहा था। राज समझ गया कि बकरा खुद हलाल होने के लिए कसाई के पास आ गया है। वह देखता है कि आखिर ये बकरा है कौन, और वह चेहरा देख वह काफी चौंक गया, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जो राज को हमेशा दुखी करता रहता था। राज यह देख मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा कि आज तो सोने पर सुहागा ही हो गया। पर राज कुछ न बोलते हुए उसे समझता है कि यह सीट मेरी है और मैं यहाँ पहले बैठा था। राज ने फिर भी कोशिश की कि उसे शांति से अपने पास से भगा दे, पर जब समय बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। वह लड़का बिना समझे राज को धमकाने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। यह देख राज समझ गया कि खेल शुरू करने का समय आ गया है और वह कहता है, अरे मोटे चौथ, कुछ तो शर्म कर, मेरी इतनी छोटी जगह में ही घुसने की कोशिश कर रहा है। अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है क्या? यह सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी और उस लड़के पर हंसने लगी। यह देख वह लड़का शर्म और गुस्से के मारे पागल सा हो गया और राज पे हमला करने लगा। राज समझ गया यह बेवकूफ फंस गया है और अब बस अपना काम पूरा करना है। वह अब उससे लड़ना शुरू करता है। वह लड़ाई सिर्फ एक तरफा से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस लड़के का एक भी हमला राज को छू भी नहीं पा रहा था और राज के एक हमले से भी वह दूर जाकर गिर रहा था। कुछ देर में राज के पास काम पूरा होने का संदेश आया और वह ये संदेश आते ही उस लड़के को छोड़ देता है, क्योंकि उसे कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने कभी किसी से कोई बैर या मोहब्बत नहीं रखी थी। यह तो बस संदेश के कारण उसने उस लड़के को पीट दिया, नहीं तो वह अपनी सीट आराम से दे देता। पर राज ने पूरा ध्यान रखा था कि वह अपनी ताकत को काबू में रखे और उस लड़के को कम से कम मारे। पर इतना संभालने के बाद भी वह लड़का एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। राज जाते हुए उस लड़के की हालत देखता है और पक्का करता है कि उस लड़के को कुछ गहरी चोट न लगे और वह कुछ समय के आराम के बाद ठीक हो जाए। कुछ लड़के और टीचर उसे रोकने के लिए बीच में आए, पर उन सबको उस लड़के से ज्यादा चोटें लग रही थी। अब राज अपना बैग उठाकर वहां से चल पड़ा और बाहर आकर देखता है कि उसका संदेश पत्र बड़ा हो गया था और अब उसके पास काफी तोहफे भी आ गए थे। वह एक एक करके उन्हें खोलता है और उनमें से काफी तरह के हथियार और काफी तरह की दवाइयाँ और काफी सारे पैसे निकले जो वह उस संदेश पत्र में इस्तेमाल कर सकता था। उसे एक ऐसा भी गिफ्ट मिला जो काफी ज्यादा दिव्य था, एक जादुई अंगूठी जिसका नाम था आयाम की अंगूठी, जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही थी, जो अपने अंदर कुछ भी समा सकती थी और उसकी बाकी ताकतें अभी बंद थी। वह यह देख काफी खुश हो गया था और अब उसके पास कुल 20 अंक थे जो वो अपने हुनर में इस्तेमाल कर सकता था। वह अपने 5 अंक अपनी ताकत में
और बाकी के अंक वह अपनी बाकी चीजों में लगा देता है। वह महसूस कर सकता था कि वह पहले से काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। अब वह यह सब सोच ही रहा था कि आगे वह क्या मजे कर सकता है, पर तभी उसे एक संदेश आता है कि उसका अगला काम किसी व्यक्ति को मारना का होगा। राज का यह सुनते और देखते ही माथा सा खुल गया और सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था। तो क्या अब राज अपने संदेशों को मानते हुए क्या वह अब किसी निर्दोष की जान ले लेगा, या फिर संदेशों की न मानकर कमजोर ही रह जाएगा? यह जानने के लिए अगले पार्ट से जुड़े और उसका भी मजा ऐसे ही ले। और हाँ, यदि आपको इस कहानी का बीच के बड़ों के सीन्स देखने हैं तो फेसबुक पर देखें, क्योंकि यूट्यूब पर पूरी कहानी डालने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा बंदिशें हैं पूरी कहानी पे। तो अगर आप भी बड़े हो गए हैं तो इसकी पूरी कहानी संस्कारी लड़का के फेसबुक के अकाउंट पर देखें। धन्यवाद।